हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जीवन में शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं स्थान, मीनिंग, नेचर एंड प्लेस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। मानव प्रकृति की एक सर्वोत्तम कृति है, साथ ही बौद्धिक भी। यह सर्वोत्तम कृति असहाय स्थिति में अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर उत्पन्न होती है। वह शिक्षा ही है जो इस असहाय प्राणी की जन्मजात प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गांतरीकरण करते हुए उसे क्रमशः अपना सर्वग्रीण विकास करने का अवसर प्रदान करती है और उसे सामान्य प्राणी से सामाजिक प्राणी तथा बौद्धिक मानव के रूप में बदल देती है। जॉन लॉक का यह कथन सर्वदा सत्य है कि जिस प्रकार पौधे का विकास अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ड्यूवी ने लिखा है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का अर्थ पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसके अर्थ को समझ पाना अत्यंत कठिन है। विद्वानों में सदैव इस बात का मतभेद रहा है कि शिक्षा क्या है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि व्यक्ति एक चेतन प्राणी है और विकास की ओर हमेशा प्रयासशील रहता है। वह अपनी संतति को अपने चिंतन के बल पर आदर्श की ओर ले जाना चाहता है। यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जाए तो हमें ज्ञात होगा कि प्राचीन काल में भारत में शिक्षा को आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाशन का एक साधन माना जाता था। प्राचीन काल में यूनान में व्यक्ति को मानसिक, नैतिक, राजनैतिक तथा सौंदर्य ज्ञान हेतु शिक्षा दी जाती थी, जबकि चीन में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। आज भी साम्यवादी देशों में शिक्षा का जो उद्देश्य है वह पूंजीवादी देशों से भिन्न है। इसलिए शिक्षा के अर्थ को निर्धारित करना संभव नहीं होता है। शिक्षा को समझने के लिए हम उसके विभिन्न अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को हम दो संदर्भों में समझ सकते हैं। भारतीय संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। भारतीय संदर्भ में शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। अतः भारतीय संदर्भ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होता है। पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। पाश्चात्य पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के तीन शब्दों से मानी जाती है। एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। एजुकेटम इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। टू ट्रेन, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। अतः शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित तथा प्रशिक्षित करती है। एडुसियर इसका अर्थ है विकसित करना या निकालना। आइए हम इसके सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। एडुकेयर का मतलब इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, विकसित करना, बाहर निकालना या पोषण करना। उपयुक्त तीनों शब्दों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक के
अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रकटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्यापक अर्थ में शिक्षा प्रायः आनुषंगिक होती है, किंतु शिक्षा शब्द का प्रयोग हम कभी कभी एक विशेष अर्थ में करते हैं। जब हम कहते हैं कि शिक्षा पर राज्य की इतनी धनराशि खर्च हो रही है, यह जब हम कहते हैं कि आजकल की शिक्षा पद्धति दूषित है, अथवा जब हम यह कहते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, तब हमारा अभिप्राय शिक्षा के इस संकुचित अर्थ में ही होता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा एक निश्चित स्थान अर्थात स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में दी जाती है। उसका एक निश्चित समय होता है। ऐसी शिक्षा निश्चित व्यक्तियों को निश्चित व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। ऐसी शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द में यह प्रकट होता है कि यह प्रक्रिया अपने आप में बड़ी व्यापक है। जन्म से मृत्यु पर्यंत हम अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थानों एवं विचारों के संपर्क में आते हैं। हम प्रतिशिक्षण नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रतिक्षण नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं। इन अनुभवों एवं संस्कारों से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह अनुभव बड़े विस्तृत पैमाने पर हमारे सामने आते हैं। इन अनुभवों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शिक्षा ही है। अतः शिक्षा का अर्थ बड़ा व्यापक है। इस व्यापक अर्थ में हम भ्रमण, विवाह, उत्सव, सामाजिक संगठन, मेल आदि से जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वह सभी शिक्षा के अंतर्गत हैं। इस व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षार्थी और शिक्षक है। राज्य अपने प्रचार एवं अपनी संस्थाओं द्वारा हमें शिक्षित करता है। धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर हम कुछ न कुछ सीखते ही हैं। यात्रा के समय भी हमारी शिक्षा चलती रहती है। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए इसके अर्थ विषयक विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डाला जा सकता है। ओके, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, अतः इसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है क्योंकि सभी व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर उत्पन्न होते हैं और उनकी इन शक्तियों का विकास शिक्षा करती है। शिक्षा प्रगतिशील परिवर्तन है। एजुकेशन इज अ प्रोग्रेसिव चेंज। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जिससे उसके व्यवहार तथा अनुभवों में प्रगतिशील परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा उद्देश्य एवं सचेतन प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ पर्पसिव और कॉन्शियस प्रोसेस।
शिक्षा एक सउद्देश्य तथा सचेतन प्रक्रिया है। इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और उसकी प्राप्ति के लिए जानबूझकर प्रयास किए जाते हैं। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। शिक्षा कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है, यह एक गतिशील तथा प्रगतिशील प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति प्रतिदिन प्रगति कर अपना जीवन बेहतर बनाता है। शिक्षा समा समायोजन की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। विश्व के सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। अतः शिक्षा ही उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण के साथ समायोजन करके स्वयं का विकास कर सके। शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः शिक्षा के द्वारा ही उसका सामाजिक विकास होता है। शिक्षा एक द्विमुखी एवं त्रिमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइपोलर एंड ट्राइपोलर, द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा। एजुकेशन एज अ बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का होना आवश्यक है। बिना उसके शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन नहीं हो सकता। शिक्षक शिक्षा का एक ध्रुव है, दूसरा ध्रुव है शिक्षार्थी। बिना शिक्षार्थी के शिक्षा की प्रक्रिया असंभव है। एडम्स के अनुसार शिक्षा में यही दो ध्रुव आवश्यक है, अतः शिक्षा को द्विध्रुवीय ध्रुवी प्रक्रिया मानना उचित है। रॉस महोदय भी इस मत से सहमत हैं और उनका भी कथन है कि शिक्षा चुंबक की तरह द्विध्रुवी होती है, किंतु प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी इस विचार से अशांत सहमत होते हुए एक कदम आगे बढ़ाकर कहते हैं कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। वह एक तीसरे तत्व को भी इसमें शामिल कर लेते हैं और कहते हैं कि यह तीसरा तत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य दो तत्व। शिक्षा का तीसरा ध्रुव है पाठ्यक्रम। तीनों ही तत्व महत्वपूर्ण हैं। कुछ समय पूर्व शिक्षार्थी उपेक्षित था। कभी कभी किसी एक ध्रुव को अत्यधिक मान्यता मिल जाती है। कभी हम शिक्षक को गोविंद के समक्ष खड़ा करके संदेह में पड़ जाते हैं कि पहले गुरु को अभिवादन करे या गोविंद को, और कभी सामाजिक विषय वस्तु को सब कुछ मानकर उसकी जानकारी देना ही अपना कर्तव्य समझ बैठते हैं। अभी भी कुछ विद्यालयों में हम पाठ्यक्रम को पढ़ा देना उसमें परीक्षा दिलाकर उत्तीर्ण कराना ही अपने कर्तव्य बनाए हुए हैं। यह एकांगी शिक्षा है। शिक्षा त्रिध्रुवी अथवा त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके तीनों ध्रुव ध्यान देने योग्य हैं, किसी एक पर विशेष बल नहीं होना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। उपयुक्त विवेचन
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वह गत्यात्मक तथा सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव की आंतरिक शक्तियों का सर्वग्रीण विकास करने में उसकी मदद करती है तथा उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में सामंजस्य करना सिखाती है और उसे जीवन के दायित्वों को पूर्ण करना सिखाती है। उसमें ऐसा विवेक उत्पन्न करती है जिससे वह अपने राष्ट्र, समाज तथा मानवता के हित में चिंतन कर सके। शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है। व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है, उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है, उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्य और दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकर होता है। शिक्षा केवल वही नहीं जो बालक को स्कूल में मिलती है, बल्कि शिक्षा का कार्य जीवन भर चलता रहता है। मनुष्य अपने विभिन्न अनुभवों से अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। वह गत हर किसी परिस्थिति और हर किसी मनुष्य से कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा का अर्थ पहले ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में भरने से लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वगुण विकास करके उसके जीवन को सफल बनाने से है। अब यह नहीं माना जाता कि शिक्षा प्रक्रिया में केवल अध्यापक ही सक्रिय रहे और बालक के दिमाग में ज्ञान भर दे। अब शिक्षा प्रक्रिया में बालक निष्क्रिय नहीं रहता, शिक्षक और छात्र दोनों ही शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय बने रहते हैं। द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षा को इसलिए कहा है क्योंकि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहकर भाग लेते हैं। शिक्षा स्थिर नहीं है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा और समाज का साथ साथ चलना आवश्यक है। जब जब समाज में परिवर्तन होता है, तब तब शिक्षा में परिवर्तन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि समाज आगे निकल जाए और शिक्षा पीछे रह जाए। जैसे समाज में पहले आध्यात्मिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य हो गया, किंतु समाज आध्यात्मिकता के मार्ग पर नहीं चला। शिक्षा समाज को अच्छे से अच्छा बनाना चाहती है, इसीलिए वह अपने में भी परिवर्तन करती रहती है और एक सी कभी नहीं रहती। इसीलिए शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया कहा गया है। जॉन डीवी ने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। उनका कहना है कि शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के अलावा एक तीसरी चीज भी है, वह है पाठ्य वस्तु। शिक्षा में इन तीनों तत्वों की पारस्परिक अंतःक्रिया निहित है। एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें एक ध्रुव पर सीखने वाला अर्थात शिक्षार्थी यह शिष्यमान रहता है तथा दूसरे ध्रुव पर सीखने वाला अर्थात सिखाने वाला अर्थात शिक्षक होता है। वर्तमान समय में शिक्षा जीवन है, ऐसा संप्रत्य प्रोफेसर जॉन डेवे ने स्वीकार कर प्रचारित किया है, जिसे भारत तथा अन्य देशों के शिक्षाविदों ने भी माना।
ऐसी दशा में समाज का आधार लेकर शिक्षा दी जाती है, अतः शिक्षा समाज के पुनर्निर्माण की क्रिया है। सामाजिक शक्तियों, सामाजिक वातावरण से शिक्षक और शिक्षार्थी को पाठ्य वस्तु प्रदान करती है। जॉन डीवी का कहना है कि बालक उस समाज में रहता है जिस समाज का वह सदस्य है, अतएव शिक्षा का काम है कि वह व्यक्ति को उसके समाज के लिए तैयार करे। व्यक्ति अपना समाज के लिए अ, तभी तैयार हो सकता है जबकि अपने समाज में होने वाली सभी शिक्षाओं की शिक्षाओं का वह ज्ञान प्राप्त कर ले। समाज को क्रियाओं का वह ज्ञान उस पाठ्यक्रम से होगा जो उस समाज का अंग होगा। इस तरह पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम भी शिक्षा का एक अंग है। जीवन में शिक्षा का स्थान, प्लेस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। जीवन में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों का सर्वग्रीण, स्वाभाविक तथा उत्तरोत्तर विकास होता है। यानी शिक्षा के द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, नेचुरल डेवलपमेंट होता है और लगातार डेवलपमेंट होता है। ओके। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति स्वयं के अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान अर्जन करके उनका समुचित प्रयोग करते हुए आदर्श नागरिक का परिचय देता है। शिक्षा के द्वारा बालक की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का संशोधन एवं मार्ग अंतरीकरण करके उसे सुंदर स्थायी भावों में बदला जा सकता है और उसे आदि प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने लायक बनाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति पूर्वजों की संस्कृति एवं सच सचित ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित कर सुरक्षित रखता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति असामाजिक भावनाओं जैसे स्वार्थ, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि को दूर करके एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सेवा तथा त्याग की भावना प्रकट करता है और स्वयं के व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि सेक्रीफाइस देकर सार्वजनिक की भलाई के लिए कार्य करता है। अतः यह सत्य है कि शिक्षा हमारे जीवन में विशेष स्थान रखती है। उपनिषद, बौद्ध, इस्लामिक एवं पाश्चात्य साहित्य में कुछ विशिष्ट शब्दों का संक्षिप्त परिचय। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक टर्म्स फ्रॉम उपनिषद, बुद्धिस्ट, इस्लामिक एंड वेस्टर्न लिटरेचर। विद्या, वास्तविकता तथा भ्रम में अंतर करना तथा उन्हें ठीक ठीक जानना वेदांत में ज्ञान कहा गया है। वस्तुतः यानी कि जो सत्य है, ब्रह्म और अविद्या का
ज्ञान ही विद्या कहा जाता है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान ही मोक्ष का साधन माना जाता है। विद्या इस साधन का अनिवार्य अंग है। विद्या का मूल अर्थ है सत्य का ज्ञान, परमार्थ परमार्थ तत्व तथा ज्ञान। यह आत्मा ज्ञान अद्वैत व वेदांत में परमार्थ तत्व यह सत्य मात्र ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। ब्रह्म एवं आत्मा में कोई अंतर नहीं है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अस्तु विद्या को विशिष्ट रूप में आत्मविद्या यह अविद्या भी कह सकते हैं। उपनिषदों में भी ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, अपराविद्या तथा पराविद्या। पराविद्या आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है। उपनिषदों में यद्यपि को आत्मा को ही केंद्रीय विषय बनाया गया है, फिर भी उन्होंने अपरा विद्या को अपेक्षा नहीं की है। उन्होंने छात्र को अपरा तथा परा दोनों ही विद्याओं का ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया है। अविद्या हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू धर्म ग्रंथों में अविद्या शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में होता है। धर्म एवं अज्ञान भी इसके पर्याय हैं। धर्म और ज्ञान इसके सिमिलर मीनिंग में आते हैं। यह चेतना की स्थिति तो हो सकती है, लेकिन इसमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह मिथ्या होती है। संसारिक जीव अहंकार अविद्याग्रस्त होने के कारण जगत को सत्य मान लेता है और अपने वास्तविक रूप ब्रह्म या आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। एक सत्य को ही अनेक रूपों में देखता है एवं मैं तू तेरा यह वह इत्यादि का भ्रम उसे अविद्या के कारण होता है। आचार्य शंकर के अनुसार इस प्रकार के अध्यास को अविद्या कहते हैं। संसार के सारा आचार व्यवहार एवं संबंध अविद्याग्रस्त संसार में ही संभव है। अतः संसार व्यवहार रूप से ही सत्य है, पर प्रार्थतः वह मिथ्या है, माया है। माया की कल्पना ऋग्वेद में मिलती है। यह इंद्र की शक्ति मानी गई है, जिससे वह विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। उपनिषदों में इन्हें ब्रह्म की शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, किंतु इसे ईश्वर की शक्ति के रूप में अद्वैत वेदांत में भी स्वीकार किया गया है। माया अचित्दय तत्व है, इसीलिए ब्रह्म से इसका संबंध नहीं हो सकता है। अविद्या भी माया के समान धर्मनी है। यदि माया संवेदीशीय भ्रम का कारण है, तो अविद्या व्यक्तिगत भ्रम का कारण है। दूसरे शब्दों में समष्टि रूप में अविद्या माया है और माया वष्टि रूप में अविद्या है। श्रुति में रजत का आभास यह रस्सी में सांप होने का भ्रम उत्पन्न होने पर हम अधिष्ठान के मूल रूप को नहीं देख पाते। अविद्या दो प्रकार से
अधिष्ठान का आवरण करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अधिष्ठान के वास्तविक रूप को ढक देती है, द्वितीय विक्षेप कर देती है, अर्थात उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देती है। अविद्या के कारण ही हम एक अद्वैत ब्रह्म के स्थान पर नाम रूप से परिपूर्ण जगत का दर्शन करते हैं। इसीलिए अविद्या को भाव रूप कहा गया है, क्योंकि वह अपनी विक्षेप शक्ति के कारण ब्रह्म के स्थान पर नानात्व को आभाषित करती है। अनिश्चय अनिश्चनीय ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति के अनुसार अविद्या ना तो सत्य है और ना असत्य है, सद सद विलक्षण है। अविद्या को अनादि तत्व माना गया है। अविद्या ही बंधन का कारण है, क्योंकि इसी के प्रभाव से अहंकार की उत्पत्ति होती है। उपनिषदों में यद्यपि आत्मा को ही केंद्रीय विषय बनाया गया है, फिर भी उन्होंने अपरा विद्या को की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने छात्र को परा तथा अपरा दोनों ही विद्याओं का ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया है। शिक्षा उपनिषद के शाब्दिक अर्थ से उनकी शैक्षिक विचारधारा का भी आभास होता है। उपनिषद के अनुसार शिक्षा सामूहिक न होकर व्यक्ति प्रक्रिया है, जिसमें शिष्य अपनी आवश्यकता, क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अपनी गति से अपनी योजना के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। ज्ञान की प्राप्ति स्वयं प्रयास द्वारा ही की जा सकती है, अपितु इस प्रक्रिया में गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन अनिवार्य है। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान रहस्यमय तथा गुप्त होता है। इसकी प्राप्ति में व्यक्ति की शक्ति अनंत गुनी बढ़ जाती है, परंतु ज्ञान को उसी व्यक्ति को प्रदान करना चाहिए जो इसे प्राप्त करने के योग्य हो। विभिन्न विभिन्न उपनिषदों ने शिक्षा के संबंध में यही कहा है कि विद्या से अमर तत्व मिलता है, विद्या से असत्य का नाश होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद ब्रह्म यह आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। उपनिषदों में शिक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित किया गया है कि शिक्षा द्वारा बालक को सत्य, असत्य तथा अच्छाई और बुराई में अंतर करने योग्य बनाया जाए। इस्लामी तालीम इल्म तालीम इस्लामी शिक्षा का प्रारंभ मुस्लिमों के भारत आने से शुरू हुआ। उस समय मुस्लिम बच्चों को इल्म की तालीम दी जाती थी, अर्थात मुस्लिम धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस्लाम धर्म के अनुयायियों की अपनी एक संस्कृति, भाषा, धर्म, रीति रिवाज तथा रहन सहन की विधियां होती थी, जिनमें वह आस्था रखते थे। इसका प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था। वह अपनी संस्कृति तथा सभ्यता की शिक्षा पर बल देते थे तथा अपने धर्म और संस्कृति
कि शिक्षा इल्म की तालीम के रूप में दिया करते थे। इनमें इस्लाम की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। बच्चों को इस्लामी साहित्य तथा इतिहास को आवश्यक रूप में से पढ़ाया जाता था। हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जीवन में शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं स्थान, मीनिंग, नेचर एंड प्लेस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। मानव प्रकृति की एक सर्वोत्तम कृति है, साथ ही बौद्धिक भी। यह सर्वोत्तम कृति असहाय स्थिति में अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर उत्पन्न होती है। वह शिक्षा ही है जो इस असहाय प्राणी की जन्मजात प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गांतरीकरण करते हुए उसे क्रमशः अपना सर्वग्रीण विकास करने का अवसर प्रदान करती है और उसे सामान्य प्राणी से सामाजिक प्राणी तथा बौद्धिक मानव के रूप में बदल देती है। जॉन लॉक का यह कथन सर्वदा सत्य है कि जिस प्रकार पौधे का विकास अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है। ड्यूवी ने लिखा है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का अर्थ पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसके अर्थ को समझ पाना अत्यंत कठिन है। विद्वानों में सदैव इस बात का मतभेद रहा है कि शिक्षा क्या है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि व्यक्ति एक चेतन प्राणी है और विकास की ओर हमेशा प्रयासशील रहता है। वह अपनी संतति को अपने चिंतन के बल पर आदर्श की ओर ले जाना चाहता है। यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जाए तो हमें ज्ञात होगा कि प्राचीन काल में भारत में शिक्षा को आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाशन का एक साधन माना जाता था। प्राचीन काल में यूनान में व्यक्ति को मानसिक, नैतिक, राजनैतिक तथा सौंदर्य ज्ञान हेतु शिक्षा दी जाती थी, जबकि चीन में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। आज भी साम्यवादी देशों में शिक्षा का जो उद्देश्य है वह पूंजीवादी देशों से भिन्न है। इसलिए शिक्षा के अर्थ को निर्धारित करना संभव नहीं होता है। शिक्षा को समझने के लिए हम उसके विभिन्न अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को हम दो संदर्भों में समझ सकते हैं। भारतीय संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। भारतीय संदर्भ में शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। अतः भारतीय संदर्भ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित होता है। पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के 3 शब्दों से मानी जाती है। एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। एजुकेटम इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। टू ट्रेन, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। अतः शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित तथा प्रशिक्षित करती है। एडुसियर इसका अर्थ है विकसित करना या निकालना। आइए हम इसके सेकेंड पार्ट पे जाते हैं।
एडुकेट का मतलब इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, विकसित करना, बाहर निकालना, यह पोषण करना। उपयुक्त तीनों शब्दों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रकटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्यापक अर्थ में शिक्षा प्रायः आनुषंगिक होती है, किंतु शिक्षा शब्द का प्रयोग हम कभी कभी एक विशेष अर्थ में करते हैं। जब हम कहते हैं कि शिक्षा पर राज्य की इतनी धनराशि खर्च हो रही है, यह जब हम कहते हैं कि आजकल की शिक्षा पद्धति दूषित है, अथवा जब हम यह कहते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, तब हमारा अभिप्राय शिक्षा के इस संकुचित अर्थ में ही होता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा एक निश्चित स्थान अर्थात स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में दी जाती है। उसका एक निश्चित समय होता है। ऐसी शिक्षा निश्चित व्यक्तियों को निश्चित व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। ऐसी शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द में यह प्रकट होता है कि यह प्रक्रिया अपने आप में बड़ी व्यापक है। जन्म से मृत्यु पर्यंत हम अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थानों एवं विचारों के संपर्क में आते हैं। हम प्रतिशिक्षण नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रतिक्षण नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं। इन अनुभवों एवं संस्कारों से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह अनुभव बड़े विस्तृत पैमाने पर हमारे सामने आते हैं। इन अनुभवों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शिक्षा ही है। अतः शिक्षा का अर्थ बड़ा व्यापक है। इस व्यापक अर्थ में हम भ्रमण, विवाह, उत्सव, सामाजिक संगठन, मेल आदि से जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वह सभी शिक्षा के अंतर्गत हैं। इस व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षार्थी और शिक्षक है। राज्य अपने प्रचार एवं अपनी संस्थाओं द्वारा हमें शिक्षित करता है। धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर हम कुछ न कुछ सीखते ही हैं। यात्रा के समय भी हमारी शिक्षा चलती रहती है। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए इसके अर्थ विषयक विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डाला जा सकता है। ओके, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, अतः इसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है क्योंकि सभी व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर उत्पन्न होते हैं और उनकी इन शक्तियों का विकास शिक्षा करती है। शिक्षा प्रगतिशील परिवर्तन है। एजुकेशन इज अ प्रोग्रेसिव चेंज। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिससे उसके व्यवहार तथा अनुभवों में प्रगतिशील परिवर्तन होता रहता है।
शिक्षा सउद्देश्य एवं सचेतन प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ पर्पसिव और कॉन्शियस प्रोसेस। शिक्षा एक सउद्देश्य तथा सचेतन प्रक्रिया है। इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और उसकी प्राप्ति के लिए जानबूझकर प्रयास किए जाते हैं। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। शिक्षा कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है, यह एक गतिशील तथा प्रगतिशील प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति प्रतिदिन प्रगति कर अपना जीवन बेहतर बनाता है। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। विश्व के सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। अतः शिक्षा ही उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण के साथ समायोजन करके स्वयं का विकास कर सके। शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः शिक्षा के द्वारा ही उसका सामाजिक विकास होता है। शिक्षा एक द्विमुखी एवं त्रिमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइपोलर एंड ट्राइपोलर, द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा। एजुकेशन एज अ बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का होना आवश्यक है। बिना उसके शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन नहीं हो सकता। शिक्षक शिक्षा का एक ध्रुव है, दूसरा ध्रुव है शिक्षार्थी। बिना शिक्षार्थी के शिक्षा की प्रक्रिया असंभव है। एडम्स के अनुसार शिक्षा में यही दो ध्रुव आवश्यक हैं, अतः शिक्षा को ध्रुवी प्रक्रिया मानना उचित है। रॉस महोदय भी इस मत से सहमत हैं और उनका भी कथन है कि शिक्षा चुंबक की तरह द्विध्रुवी होती है, किंतु प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाशास्त्री जॉन ड्यूवी इस विचार से अशांत सहमत होते हुए एक कदम आगे बढ़ाकर कहते हैं कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। वह एक तीसरे तत्व को भी इसमें शामिल कर लेते हैं और कहते हैं कि यह तीसरा तत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य दो तत्व। शिक्षा का तीसरा ध्रुव है पाठ्यक्रम। तीनों ही तत्व महत्वपूर्ण हैं। कुछ समय पूर्व शिक्षार्थी उपेक्षित था। कभी कभी किसी एक ध्रुव को अत्यधिक मान्यता मिल जाती है। कभी हम शिक्षक को गोविंद के समक्ष खड़ा करके संदेह में पड़ जाते हैं कि पहले गुरु को अभिवादन करे यह गोविंद को, और कभी सामाजिक विषय वस्तु को सब कुछ मानकर उसकी जानकारी देना ही अपना कर्तव्य समझ बैठते हैं। अभी भी कुछ विद्यालयों में हम पाठ्यक्रम को पढ़ा देना उसमें परीक्षा दिलाकर उत्तीर्ण कराना ही अपने कर्तव्य बनाए हुए हैं। यह एकांगी शिक्षा है। शिक्षा त्रिध्रुवी अथवा त्रिमुखी
प्रक्रिया है जिसके तीनों ध्रुव ध्यान देने योग्य हैं, किसी एक पर विशेष बल नहीं होना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा वह गत्यात्मक तथा सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव की आंतरिक शक्तियों का सर्वग्रीण विकास करने में उसकी मदद करती है तथा उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में सामंजस्य करना सिखाती है और उसे जीवन के दायित्वों को पूर्ण करना सिखाती है। उसमें ऐसा विवेक उत्पन्न करती है जिससे वह अपने राष्ट्र, समाज तथा मानवता के हित में चिंतन कर सके। शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है। व्यक्ति की व्यक्तित्वता का पूर्ण विकास करती है, उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है, उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्य और दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकर होता है। शिक्षा केवल वही नहीं जो बालक को स्कूल में मिलती है, बल्कि शिक्षा का कार्य जीवन भर चलता रहता है। मनुष्य अपने विभिन्न अनुभवों से अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। वह हर किसी परिस्थिति और हर किसी मनुष्य से कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा का अर्थ पहले ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में भरने से लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वगुण विकास करके उसके जीवन को सफल बनाने से है। अब यह नहीं माना जाता कि शिक्षा प्रक्रिया में केवल अध्यापक ही सक्रिय रहे और बालक के दिमाग में ज्ञान भर दे। अब शिक्षा प्रक्रिया में बालक निष्क्रिय नहीं रहता, शिक्षक और छात्र दोनों ही शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय बने रहते हैं। द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षा को इसलिए कहा है क्योंकि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहकर भाग लेते हैं। शिक्षा स्थिर नहीं है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा और समाज का साथ साथ चलना आवश्यक है। जब जब समाज में परिवर्तन होता है, तब तब शिक्षा में परिवर्तन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि समाज आगे निकल जाए और शिक्षा पीछे रह जाए। जैसे समाज में पहले आध्यात्मिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य हो गया, किंतु समाज आध्यात्मिकता के मार्ग पर नहीं चला। शिक्षा समाज को अच्छे से अच्छा बनाना चाहती है, इसीलिए वह अपने में भी परिवर्तन करती रहती है और एक सी कभी नहीं रहती। इसीलिए शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया कहा गया है। जॉन डेवी ने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। उनका कहना है कि शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के अलावा एक तीसरी चीज भी है, वह है पाठ्य वस्तु। शिक्षा में इन तीनों तत्वों की पारस्परिक अंतःक्रिया निहित है। एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें एक ध्रुव पर सीखने वाला अर्थात शिक्षार्थी यह शिष्यमान रहता है तथा दूसरे ध्रुव पर सीखने वाला अर्थात सिखाने वाला अर्थात शिक्षक होता है। वर्तमान समय में शिक्षा जीवन है।
ऐसा संप्रत्य प्रोफेसर जॉन डेवे ने स्वीकार कर प्रचारित किया है, जिसे भारत तथा अन्य देशों के शिक्षाविदों ने भी माना। ऐसी दशा में समाज का आधार लेकर शिक्षा दी जाती है, अतः शिक्षा समाज के पुनर्निर्माण की क्रिया है। सामाजिक शक्तियों, सामाजिक वातावरण से शिक्षक और शिक्षार्थी को पाठ्य वस्तु प्रदान करती है। जॉन डीवी का कहना है कि बालक उस समाज में रहता है जिस समाज का वह सदस्य है, अतएव शिक्षा का काम है कि वह व्यक्ति को उसके समाज के लिए तैयार करे। व्यक्ति अपना समाज के लिए तभी तैयार हो सकता है जबकि अपने समाज में होने वाली सभी शिक्षाओं का वह ज्ञान प्राप्त कर ले। समाज को क्रियाओं का वह ज्ञान उस पाठ्यक्रम से होगा जो उस समाज का अंग होगा। इस तरह पाठ्यवस्तु यह पाठ्यक्रम भी शिक्षा का एक अंग है। जीवन में शिक्षा का स्थान, प्लेस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। जीवन में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण, स्वाभाविक तथा उत्तरोत्तर विकास होता है। यानी शिक्षा के द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, नेचुरल डेवलपमेंट होता है और लगातार डेवलपमेंट होता है। ओके। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति स्वयं के अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान अर्जन करके उनका समुचित प्रयोग करते हुए आदर्श नागरिक का परिचय देता है। शिक्षा के द्वारा बालक की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का संशोधन एवं मार्ग अंतरीकरण करके उसे सुंदर स्थायी भावों में बदला जा सकता है और उसे आदि प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने लायक बनाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति पूर्वजों की संस्कृति एवं सचित ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित कर सुरक्षित रखता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति असामाजिक भावनाओं जैसे स्वार्थ, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि को दूर करके एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सेवा तथा त्याग की भावना प्रकट करता है और स्वयं के व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि सैक्रिफाइस देकर सार्वजनिक की भलाई के लिए कार्य करता है। अतः यह सत्य है कि शिक्षा हमारे जीवन में विशेष स्थान रखती है। उपनिषद बौद्ध, इस्लामिक एवं पाश्चात्य साहित्य में कुछ विशिष्ट शब्दों का संक्षिप्त परिचय। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक टर्म्स फ्रॉम उपनिषद, बुद्धिस्ट, इस्लामिक एंड वेस्टर्न लिटरेचर। विद्या, वास्तविकता तथा भ्रम
में अंतर करना तथा उन्हें ठीक ठीक जानना वेदांत में ज्ञान कहा गया है। वस्तुतः यानी कि जो सत्य है, ब्रह्म और अविद्या का ज्ञान ही विद्या कहा जाता है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान ही मोक्ष का साधन माना जाता है। विद्या इस साधन का अनिवार्य अंग है। विद्या का मूल अर्थ है सत्य का ज्ञान, परमार्थ तत्व तथा ज्ञान। यह आत्मा ज्ञान अद्वैत वेदांत में परमार्थ तत्व, यह सत्य मात्र ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। ब्रह्म एवं आत्मा में कोई अंतर नहीं है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अस्तु विद्या को विशिष्ट रूप में आत्मविद्या यह अविद्या भी कह सकते हैं। उपनिषदों में भी ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, अपराविद्या तथा पराविद्या। पराविद्या आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है। उपनिषदों में यद्यपि आत्मा को ही केंद्रीय विषय बनाया गया है, फिर भी उन्होंने अपराविद्या को अपेक्षा नहीं की है। उन्होंने छात्र को अपरा तथा परा दोनों ही विद्याओं का ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया है। अविद्या हिंदू धर्म ग्रंथों में अविद्या शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में होता है। धर्म एवं अज्ञान भी इसके पर्याय हैं। धर्म और ज्ञान इसके सिमिलर मीनिंग में आते हैं। यह चेतना की स्थिति तो हो सकती है, लेकिन इसमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह मिथ्या होती है। संसारिक जीव अहंकार अविद्याग्रस्त होने के कारण जगत को सत्य मान लेता है और अपने वास्तविक रूप ब्रह्म या आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। एक सत्य को ही अनेक रूपों में देखता है एवं मैं, तू, तेरा, यह, वह इत्यादि का भ्रम उसे अविद्या के कारण होता है। आचार्य शंकर के अनुसार इस प्रकार के अध्यास को अविद्या कहते हैं। संसार के सारा आचार व्यवहार एवं संबंध अविद्याग्रस्त संसार में ही संभव है। अतः संसार व्यवहार रूप से ही सत्य है, पर पदार्थतः वह मिथ्या है, माया है। माया की कल्पना ऋग्वेद में मिलती है। यह इंद्र की शक्ति मानी गई है, जिससे वह विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। उपनिषदों में इन्हें ब्रह्म की शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, किंतु इसे ईश्वर की शक्ति के रूप में अद्वैत वेदांत में भी स्वीकार किया गया है। माया अचित्य तत्व है, इसीलिए ब्रह्म से इसका संबंध नहीं हो सकता है। अविद्या भी माया के समान धर्मणी है। यदि माया संवेदीय भ्रम का कारण है, तो अविद्या व्यक्तिगत भ्रम का कारण है। दूसरे शब्दों में समष्टि रूप में अविद्या माया है और माया व्यष्टि रूप में अविद्या है। श्रुति में रजत
का आभास, यह रस्सी में सांप होने का भ्रम उत्पन्न होने पर हम अधिष्ठान के मूल रूप को नहीं देख पाते। अविद्या दो प्रकार से अधिष्ठान का आवरण करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अधिष्ठान के वास्तविक रूप को ढक देती है, द्वितीय विक्षेप कर देती है, अर्थात उस पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देती है। अविद्या के कारण ही हम एक अद्वैत ब्रह्म के स्थान पर नाम रूप से परिपूर्ण जगत का दर्शन करते हैं। इसीलिए अविद्या को भाव रूप कहा गया है, क्योंकि वह अपनी विक्षेप शक्ति के कारण ब्रह्म के स्थान पर नानात्व को आभाषित करती है। अनिश्चनीय ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति के अनुसार अविद्या ना तो सत्य है और ना असत्य है, सद विलक्षण है। अविद्या को अनादि तत्व माना गया है। अविद्या ही बंधन का कारण है, क्योंकि इसी के प्रभाव से अहंकार की उत्पत्ति होती है। उपनिषदों में यद्यपि आत्मा को ही केंद्रीय विषय बनाया गया है, फिर भी उन्होंने अपरा विद्या की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने छात्र को परा तथा अपरा दोनों ही विद्याओं का ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया है। शिक्षा उपनिषद के शाब्दिक अर्थ से उनकी शैक्षिक विचारधारा का भी आभास होता है। उपनिषद के अनुसार शिक्षा सामूहिक न होकर व्यक्तिक प्रक्रिया है, जिसमें शिष्य अपनी आवश्यकता, क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अपनी गति से अपनी योजना के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है। ज्ञान की प्राप्ति स्वयं प्रयास द्वारा ही की जा सकती है, अपितु इस प्रक्रिया में गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन अनिवार्य है। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान रहस्यमय तथा गुप्त होता है। इसकी प्राप्ति में व्यक्ति की शक्ति अनंत गुनी बढ़ जाती है, परंतु ज्ञान को उसी व्यक्ति को प्रदान करना चाहिए जो इसे प्राप्त करने के योग्य हो। विभिन्न उपनिषदों ने शिक्षा के संबंध में यही कहा है कि विद्या से अमर तत्व मिलता है, विद्या से असत्य का नाश होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद ब्रह्म यह आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। उपनिषदों में शिक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित किया गया है कि शिक्षा द्वारा बालक को सत्य, असत्य तथा अच्छाई और बुराई में अंतर करने योग्य बनाया जाए। इल्म इस्लामी शिक्षा का प्रारंभ मुस्लिमों के भारत आने से शुरू हुआ। उस समय मुस्लिम बच्चों को इल्म की तालीम दी जाती थी, अर्थात मुस्लिम धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस्लाम धर्म के अनुयायियों की अपनी एक संस्कृति, भाषा, धर्म, रीति रिवाज तथा रहन सहन की विधियां होती थी,
जिनमें वह आस्था रखते थे। इसका प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था। वह अपनी संस्कृति तथा सभ्यता की शिक्षा पर बल देते थे तथा अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा इल्म की तालीम के रूप में दिया करते थे। इनमें इस्लाम की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। बच्चों को इस्लामी साहित्य तथा इतिहास को आवश्यक रूप में से पढ़ाया जाता था।